मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास समकालीन विश्व राजनीति सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अर्थ कंटिन्यू करना है आज हमने। इससे पहले हमने पढ़ा था सोवियत प्रणाली के बारे में और सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ा था। उसके कारणों में हमने जाना कि राष्ट्रवाद की भावना, संप्रभुता की चाहत, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां, तो ये कुछ कारण थे जिससे सोवियत संघ का विघटन हो गया। और जो विघटन हुआ था वो इतना एकाएक हुआ था कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। न सरकारें कुछ कर पाई, न पार्टी कुछ कर पाई, और लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट उस समय भुगतने पड़े, जिसे हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। शॉक थेरेपी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के निर्देशन में साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण को शॉक थेरेपी कहा गया। आम भाषा में शॉक थेरेपी होता है आघात पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। तो इस तरह से जो सोवियत संघ था वहां पर भी जो विघटन हुआ उसका सोवियत संघ का, तो बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े लोगों को। हमने शॉक थेरेपी के प्रभाव और परिणामों में ये सब जान लिया है। हालांकि शॉक थेरेपी की जरूरत नहीं थी, बदलाव आराम से भी आ सकते थे, धीरे धीरे भी बदलाव किए जा सकते थे, लेकिन वहां पर जो शॉक थेरेपी एकाएक बदलाव किए गए, उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया, खाद्यान्न की कमी हो गई, रुपए का अवमूल्यन हो गया, इससे कि बहुत ज्यादा कष्ट वहां की जनता को उठाने पड़े। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या शॉक थेरेपी की जरूरत थी? नहीं, बदलाव की जरूरत तो थी वहां पर, लेकिन शॉक थेरेपी की तरह बदलाव की जरूरत वहां पर नहीं थी। बदलाव तो वहां इसलिए भी चाहिए था क्योंकि सोवियत संघ एक बहुत ही बड़ा गणराज्य था और वहां पर भिन्न भिन्न सामाजिक स्थिति वाले, भिन्न भिन्न आर्थिक स्थिति वाले राज्य थे जो कि संतुष्ट नहीं थे, और सोवियत संघ की प्रणाली भी केंद्रीकृत थी, राज्य के नियंत्रण में सब कुछ था, तो उसका जो सुविधाओं का लाभ सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए भी सोवियत संघ का विघटन होना तो जरूरी था। तो अब विघटन हो चुका है सोवियत संघ का 1991 में। उसके बाद क्या वहां पर शांति है? कैसा है वहां पर सोवियत संघ में? सोवियत संघ तो टूट चुका है, वहां के राज्यों में अब किस प्रकार की स्थिति है उसके बारे में जानेंगे हम। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता देती हूँ, दो ध्रुवीयता क्या होता है? दो ध्रुवीयता से अभिप्राय है विश्व का दो गुटों में बटा होना, शक्ति का दो गुटों में बटा होना। आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे संसार दो गुटों में बट गया था। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो अब दो ध्रुवीयता के पतन से क्या अभिप्राय है? दो ध्रुवीयता के पतन से अभिप्राय है कि दो महाशक्तियां जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, उनमें से एक महाशक्ति का विघटन हो गया। तो इस परिस्थिति को हम दो ध्रुवीयता का पतन कहेंगे। गॉट इट? तो फिर संघर्ष और तनाव के बारे में जान लेते हैं। सोवियत संघ में संघर्ष और तनाव। रूस के गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में आंदोलन। रूस अलग हो चुका था। आपको पता है कि रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? रूस को बनाया गया था। लेकिन यहाँ भी एकदम से शांति नहीं कायम हो गई थी, यहाँ पर भी झगड़े थी। चेचन्या और दागिस्तान जो वहां के प्रांत थे, वहां पर आंदोलन हो रहे थे। मॉस्को ने चेचन्या विद्रोहियों को दबाने के लिए बहुत अमानवतापूर्ण कृत्य किए, तो इसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई। उसके बाद दूसरा हमारा देखते हैं हम तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान भी सोवियत गणराज्य से अलग हुआ एक राज्य है, मध्य एशिया का ही राज्य है, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गृह युद्ध की स्थिति रही। 2001 तक ये गृह युद्ध की स्थिति लगभग 10 सालों तक चली वहां पर। फिर बात आती है अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन और किर्गिस्तान। ये भी ऐसे राज्य रहे हैं जहाँ पर गृह युद्ध रहा है और
कई बार सरकार को, जनता को रोकने के लिए, विद्रोह को रोकने के लिए अमानवीय संसाधनों का प्रयोग भी किया गया है यहाँ पर। फिर बात आती है बाल्कन क्षेत्र यूगोस्लाविया में गृह युद्ध। बाल्कन क्षेत्र यूगोस्लाविया में अर्मेनियाई और सर्ब लोगों के बीच में विद्रोह था। जो अर्मेनियाई लोग थे, सर्ब लोग थे, उनकी सरकार थी, अर्मेनियाई लोगों को वो तंग करते थे। इस तरह से यूगोस्लाविया भी स्लोवाकिया और बहुत सारे गणराज्यों में, 2-3 गणराज्यों में ये बट गया था। गृह युद्ध की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा हानिकारक हुई इस राज्य के लिए भी। अब आता है मध्य एशिया के राज्य और बाहरी हस्तक्षेप। मध्य एशिया के राज्य, जैसे कि आपको पता है, पहले से बहुत गरीब थे। सोवियत संघ के जो अमीर राज्य थे वो इन गरीब राज्यों के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे राज्यों ने सोवियत संघ से अलग होने के लिए पहल की थी, क्योंकि वो इन गरीब देशों के साथ, गरीब राज्यों के साथ नहीं रहना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो ये राज्य हैं, मध्य एशिया के राज्य हैं, यहाँ पर खनिज पदार्थों का, पेट्रोलियम का, हाइड्रोकार्बन का बहुत ज़्यादा बड़े यहाँ पर भंडार हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो बाहरी शक्तियाँ हैं, जैसे 2001 के बाद तो यूएस का भी, अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप बढ़ गया है और अमेरिका ने वहाँ पर लैंड ले लिया, लीज पर लैंड ले करके वहाँ पर अपने सैनिक अड्डे भी बना लिए। दूसरी तरफ चीन भी इन देशों के साथ अपने संबंध बनाने के लिए लालायित रहता है, क्योंकि यहाँ से उसे कच्चा तेल और भी कई तरह के खनिज पदार्थ यहाँ से उसे प्राप्त होते हैं। भारत भी इन राज्यों की अनदेखी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की भी ज़्यादातर जो तेल की पूर्ति है वो इन राज्यों के माध्यम से होती है। और अलग से रूस भी इन राज्यों के ऊपर अपना नियंत्रण, अपना दबदबा चाहता है, क्योंकि रूस का कहना है कि ये राज्य रूस के नज़दीक के क्षेत्र है, इसलिए बाकी किसी भी राज्य को इस तरह से हस्तक्षेप में नहीं करना चाहिए। गॉट इट? तो अभी हमने पढ़ा है सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में आज के दिन कैसे तनाव और संघर्ष की स्थिति है। लेकिन यहाँ पर संघर्ष की स्थिति धीरे धीरे बहाल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी देश है वहाँ से खनिज पदार्थों का आयात करते हैं, तो जिससे वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी मजबूत होने लगी है। अब बात आती है भारत सोवियत संघ संबंध, या फिर भारत रूस संबंध करेंगे हम शीत युद्ध के बाद के काम। शीत युद्ध के काल के दौरान भारत और सोवियत संघ के कैसे संबंध रहे। सबसे पहले हम आर्थिक संबंधों की बात करते हैं। सोवियत संघ ने भारत में भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम में इस्पात उद्योग लगाने में बहुत ज़्यादा मदद की है भारत की, और उसके साथ साथ तकनीक भी भारत को मुहैया कराई है। और एक दौर ऐसा था जब भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था, तो सोवियत संघ ने भारत के रुपए से व्यापार को कायम रखा। तो इस तरह से आर्थिक संबंध हमारे रूस के साथ, सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छे रहे हैं प्रारंभ से ही। दूसरा आता है राजनीतिक संबंध। हालांकि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी, न तो सोवियत संघ का न अमेरिका का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं था, किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं था। लेकिन फिर भी चाहे 1971 का युद्ध हो, भारत पाकिस्तान युद्ध, उसमें भी दबे तौर पर सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। दूसरी बात, भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि भी की थी 1971 में 20 साल के लिए। तो राजनीतिक संबंध भी भारत और सोवियत संघ के काफी अच्छे रहे शुरुआत से ही। फिर आता है सैन्य संबंध। भारत सैन्य मामलों में, सैन्य उपकरणों की खरीद के मामले में सबसे बड़ा आयातक है सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ की तरफ से सोवियत संघ ने उस समय हमें सैन्य साजो सामान मुहैया करवाए जब कोई भी देश भारत को इस तरह के संसाधन नहीं देना चाहता था। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सांस्कृतिक संबंध। भारत की तरफ से भी सांस्कृतिक रिश्ते बनाने की कोशिश की जाती रही है शुरू से भी। सोवियत संघ के भी बहुत सारे ऐसे, रूस है, उज्बेकिस्तान है, बहुत सारे ऐसे देशों में भारत की फिल्मों की धूम मची रहती है।
राज कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स को वहां पर खूब पसंद किया जाता है। और उज्बेकिस्तान एक ऐसा राज्य है जो सोवियत संघ से अलग होकर के बना है, जहां पर भारतीय फिल्मों की काफी धूम है। भाषा को नहीं जानते हुए भी ये लोग हिंदी फिल्मों के गानों को बहुत अच्छे से गुनगुना लेते हैं। तो भारत की सांस्कृतिक संबंध भी भारत और सोवियत संघ के हमेशा ही मजबूत रहे। अब आता है शीत युद्ध के बाद। शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ तो रहा नहीं, इसकी जगह किसने ले ली? रूस ने। सोवियत संघ भारत और रूस के साथ संबंध कैसे रहे? जैसा कि पता है आपको कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, रूस को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था। भारत और रूस की विदेश नीति लगभग एक जैसी है। अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का झुकाव भी सोवियत संघ के यानी रूस के योजनाबद्ध विकास की तर्ज पर बनाया गया है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को, अंतर्राष्ट्रीय मनमुटाव को शांति के माध्यम से, शांति समझौतों के द्वारा सुलझाना, दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था रखना, ये सारी जो बातें हैं, ये सारे विचार सोवियत संघ यानी रूस और भारत के आपस में मिलते जुलते हैं। भारत और रूस के बीच में 80 से भी ज़्यादा बड़े बड़े समझौते हो चुके हैं, जिसके माध्यम से भारत और रूस आपस में एक भाई की तरह अपने रिश्तों को निभाते हैं। फिर बात आती है कि भारत एक बहुत बड़ा तेल आयातक देश भी है रूस की तरफ से, तो हमेशा ही रूस ने भारत की मदद की है। और अगर सैन्य मामलों के बारे में अगर हम देखें तो रूस की तरफ से तकनीक हमें दी जाती है, और विशेषज्ञ तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर रूस भारत की मदद नहीं करता तो भारत परमाणु हथियार बनाने में भी और ज़्यादा समय भारत को लग सकता था। तो इस तरह से बहुत सारे, चाहे मशीनरी का मामला हो, चाहे पावर पॉइंट प्लांट लगाने की बात हो, चाहे सैन्य हथियारों की बात हो, रूस ने हमेशा ही भारत का समर्थन किया है और भारत भी रूस की नीतियों के ऊपर को हमेशा ही मानता रहा है। जम्मू कश्मीर के मामले में भी सोवियत संघ ने हमेशा भारत का पक्ष लिया है। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसको एक्सप्लेन भी करना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी अगर आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आपको पता होना चाहिए कि सोवियत संघ में अभी कहाँ पर तनाव और संघर्ष की स्थिति है। ओके, तो इस पूरे को अगर एक बार में समझ नहीं आता तो रिप्ले करके देख लीजिए, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 3 वीडियोस में। इसको कॉपी में नोट डाउन करना है और याद भी करना है। ओके, थैंक यू।